वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है फॉर्मर एक्सपर्ट विवेक काजू साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम सर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। वैसे तो हम आपको टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, बहुत कुछ आपसे सीख भी रहे हैं और सीखने को भी मिलता है। बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है सर पाकिस्तान में। आप देख ही रहे हैं आजकल जो इकोनॉमी की हालत है, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जिस तरह से लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आपके ख्याल से ये सब कुछ कैसे हुआ? एक एकदम से तो सर ये सिचुएशन बनती ही नहीं है, सालों लगते हैं। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोग कहते हैं कि जी फौज की गलती है, फौज कहती है कि हमारा हमने कुछ नहीं किया, हम तो हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की। और जो बाकी आप देख ही रहे हैं कि बार बार गवर्नमेंट जिस तरह से चेंज होती है यहाँ पर। तो आपके ख्याल से सर यहाँ तक पाकिस्तान कैसे पहुंचा? मैं अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तो जो दिल में है, जो सोचता हूँ वो कहूँ। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान की बुनियादी मुश्किल है उसका उसकी भारत पॉलिसी। अगर पाकिस्तान ये मान के चलता है कि भारत जो है वो एक परमानेंट एनिमी है, परमानेंट दुश्मन, तो फिर जितनी भी स्टेट पॉलिसीज होती हैं, जितने स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस नुक्ते नजर को कोर पे रखते हैं और इन्हीं को सेंटर पे रख के आगे बढ़ते हैं। जब तक इस नुक्ते नजर में या इस व्यू में तब्दीली नहीं होगी, मुझे लगता है पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री की तरह आगे बढ़ने में मुश्किल। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर परमानेंट एनिमी है इंडिया, तो फिर फौज को बड़ा होना पड़ता है। फौज जब बड़ी होती है, मॉडर्नाइज चाहती है कि मॉडर्नाइज हो, और इसलिए वो स्टेट रिसोर्सेस पर कब्जा करती है। वो उसका अपना हक मानती है कि स्टेट रिसोर्सेस पर ज्यादा उसको मिले। आवाम के दिल में अगर यही नैरेटिव बस गई है कि जो कि फौज ने आगे बढ़ाई है और लोगों ने आगे बढ़ाई है, तो फिर ये फौज के नुक्ते नजर पे आगे बढ़ती है आवाम। जो पॉलिटिकल क्लास है वो पीछे हटता जाता है, और जब पॉलिटिकल क्लास पीछे हटता है, तो आप कोई भी देश की तारीख देख लें, तो फिर पॉलिटिकल क्लास में कॉन्फिडेंस की कमी आती है, और वो फिर जो रोल उसको अदा करना चाहिए वो नहीं करता। इकोनॉमी भी इससे सफर करती है। अब मैं पढ़ रहा था कहीं कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान 23 बार गया, तो इससे साफ है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी मुश्किल में। अब पाकिस्तान ने पहले अमेरिका का सहारा लिया, अब चीन का सहारा। आज ही मैं एक पाकिस्तान के अखबार में पढ़ रहा था कि सीपीईसी के जरिए 62 बिलियन डॉलर आए हैं, 62 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में आए। लेकिन क्या इन 62 बिलियन डॉलर्स से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हुई है? नहीं। तो मुझे तो लगता है दैट अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रेटेजिक क्लासेस है, सिविल सोसाइटी को अब अगर अंग्रेजी में कहूं, दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और इसमें सबसे पहले जो भारत की तरफ रवैया है, भारत की तरफ जो पॉलिसी रही है, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। एक चीज में और आपसे, अगर ये भी मान के चले कि पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है, कि भारत परमानेंट एनिमी है, वो भी चलिए सही है पाकिस्तान,
के नजरिए से, तो फिर एक परमानेंट एनिमी से किस तरह डील किया जाता है, उसमें भी तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। खाली कॉन्फ्रंटेशन ही तो ऑप्शन नहीं होता। एक ये भी ऑप्शन होता है कि उसके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं, उसको एक ऐसे जाल वेब में उसको एंटेंगल करें कि वो फिर जो नुकसान पहुंचा सके उसमें वो फुल पोटेंशियल नहीं अपना पाए। तो मैंने हमेशा यही सोचा है, और मुझे हमेशा से, आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, मुझे हमेशा लगा है कि पाकिस्तान कोई छोटा देश तो नहीं है। आपकी आबादी 23 करोड़ है, आपका लैंड मास बहुत है, हर पोटेंशियल है आपके पास। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग हैं, और पाकिस्तान में और भी होंगे, वो सोचते होंगे कि आज इस सिचुएशन में हम कैसे पहुंचे, कि हर तरफ क्राइसिस पे क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मुझे तो लगता है सबसे, इस दलदल से निकलने के लिए अब जरूरी है कि एक बार फिर से जो आपकी फाउंडेशंस है उस पर नजर डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। मगर सर यहाँ पर दो चीजें और जो मैं आपसे कहूंगी कि लोग बात करते हैं। एक तो कहा जाता है कि जी करप्शन की वजह से इकोनॉमी की ये हालत हुई। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी भारत से हमें खतरा है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए फौज अपना फंड भी बढ़ाती रहती है और फौज को छोटा भी नहीं, यानी उसके साइज को जो है वो कम भी नहीं किया जा सकता। ये एक बार बार हमें बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा, भारत कश्मीर जो हमारी साइड पर है उसके ऊपर बात होती रहती है। इन चीज़ों से सर कैसे निकला जा सकता है? करप्शन तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है चाहे उसे फौज कह लें या चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, करप्शन तो मौजूद है। लेकिन आपको लगता है सिर्फ यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी हालत हुई है? देखिए, अगर आप तारीख देखें तो 1999 में वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो लाहौर गए। वो विजिट बहुत ही तारीखी विजिट। लाहौर में वो मीनार पाकिस्तान भी, और मुझे हमेशा से लगता ये है कि आपकी फौज और आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो उस विजिट की अहमियत नहीं समझ। उस विजिट की अहमियत मैं अगर आपको एक सेंटेंस में कहूं तो वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि आपको ये भरोसा दिलाएं, और वाजपेयी जी जिनका बैकग्राउंड आरएसएस का था, वो ये आपको भरोसा दिलाएं कि भारत पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करने के लिए उसकी कोई मंशा नहीं। इसीलिए उस जगह वो गए जहां पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ। लेकिन उसके बाद मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ साहब ने कारगिल का अंजाम दिया, और मुझे याद है मैं इस मीटिंग में था, जून 1999 में, जब आपके तब के फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए थे दिल्ली। तो वाजपेयी जी ने पहला सा जो उनसे सेंटेंस कहा था वो यही कहा था कि ये कारगिल की बस, ये लाहौर की बस कारगिल कैसे पहुंची। उसके बाद आप देखिए 2015 में दिसंबर में मोदी जी लाहौर गए, काबुल से दिल्ली वापस आ रहे थे, क्रिसमस डे लाहौर गए। नवाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम थे, उनसे मिलने गए, उनके घर तशरीफ ले गए, के घर गए, उनके वहां जश्न हो रहा था, उसमें उनको मुबारकबाद दी। लेकिन आपकी फौज उस विजिट की अहमियत नहीं समझ। मोदी एक भारत के
वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए। उनका जेस्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट जेस्चर। वो ये फौज को और आपके जो नेता थे, जो आपके बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उनको ये मैसेज दे रहे थे कि मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें, आगे बढ़ें। उसके पहले सुषमा स्वराज जो जब हमारी वजीर खारजा थी, वो इस्लामाबाद गई थी और एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का एक फिर से ढांचा बन गया, जिसमें सब मुद्दों पर बातचीत कर के लिए दोनों देश राजी हो गए। उसके बाद मोदी जी गए और उम्मीद यही थी कि फिर आगे सिलसिला बढ़े, लेकिन फिर उसके बाद पठानकोट का वाकया। पठानकोट के वाकये के बावजूद 6 महीने तक, अगर आप 2016 साल के पहले 6 माह देखें, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि भाई इस सेटबैक के बावजूद आगे बढ़ा जाए। तो मेरा आपसे अर्ज यही है कि जो ये एक थिंकिंग है पाकिस्तान में कि भारत हमेशा आपको, पाकिस्तान को मुश्किल में डालना चाहता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को चोट पहुंचाना चाहता है, वो सही। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो भारत, इंडिया हैज बीन अ रिएक्टिव कंट्री। अपनी तरफ से कोई पहल नहीं। 1971 का भी वाकया अगर आप देखें जी, तो 1971 में बांग्लादेश में जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, जो एक मूवमेंट हुई थी, वो तो इंडिजिनस मूवमेंट थी। उसकी वजह से हमारे वहां करोड़ों लोग आए और उस पर भी ये हमने बार बार, अगर आप उस साल की तारीख देख लें, तो बार बार इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यही कहा कि आप अपने आप एक ऐसा सोल्यूशन निकालें कि ये वापस जा सके पाकिस्तान और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो मेरा मानना यह है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ने हर ऑप्शन देख ली। कौन सा ऑप्शन आपने नहीं? 1971 के बाद ये सोचा भुट्टो साहब ने कि मिडल ईस्ट पर्सनैलिटी बनाई जाएगी पाकिस्तान की, अरबों के साथ जुड़े, क्या उससे कुछ हासिल हुआ? पहले उसके अमेरिका के साथ जुड़े थे, उससे क्या परमानेंट स्टेबिलिटी आई? चीन से आपके अच्छे रिश्ते हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन क्या इससे आपके बुनियादी मसले जो है वो, उन पर कोई, उनमें कोई फर्क आया? और आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि 1990 का अगर आप पीरियड, उसके पहले का पीरियड आप देखें, तो हमारे वहां एक सोशलिज्म का दौर था। 91 में हमने अपनी पॉलिसीज, भारत ने पॉलिसीज चेंज करी। नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो पुरानी हमारा जो बेसिक पॉलिसीज हमारी सोशलिस्टिक थी, उनमें हमने तब्दीली की और मार्केट इकोनॉमी को अपनाया। उसके बाद जो चेंजेस आए, वही पीरियड है जब, जो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है, जब टेररिज्म भी बहुत रहा है। लेकिन इन 3 डेकेड्स में, 3 दशकों में, इन 32-33 सालों में आप पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस देख लें और भारत के देख, एक नीचे जा रहे हैं, दूसरा ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त ये है, और मैं ये दिल से कह रहा हूं, सिंसेरिटी से कह रहा हूं, कि आपके लोगों को अब इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमने सब देख लिया, सब ट्राई कर, अब कोई नई राह ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि अगर पुरानी राह पे आप चलते गए
तो हाँ, टेम्पररी कुछ फायदा हो सकता है, IMF लोन आ गया, कुछ कुछ रिलीफ मिल गई डेट से। जी। लेकिन जो बुनियादी मसले हैं जो आपके वहां हैं, जो हमारे वहां भी कुछ हद तक, उन पर क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है? तो मैं तो ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप पाकिस्तान की जो नेता हैं, जो पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि फौज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप, ये हकीकत है कि आपकी नेशनल लाइफ में फौज का एक मकाम है जो कि और किसी देश में, फौज का इकोनॉमी में जो रोल है वो किसी और देश में कोई फौज नहीं है जिसका इतना बड़ा रोल। तो अब आप, आखिर में आपकी आवाम को ये सोचना, अगर इसी रवैये पे चलते गए तो फिर मुझे लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकले। थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी CPEC के की वजह से, लेकिन जो पोटेंशियल है पाकिस्तान, वो पोटेंशियल पाकिस्तान अचीव नहीं कर। बिल्कुल सही। लेकिन सर, पाकिस्तान को बार-बार ये भी कहा गया कि जी टेरर को लेकर भी बात की गई और कहा गया कि हमारे यहाँ से टेरर जो है वो हिंदुस्तान में भी जा रहा है। और वैसे कहा तो हमारे के एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि हमने तो वॉर ऑफ टेरर लड़ी है। साथ अफ़गानिस्तान के ऊपर भी यकीन है मुझे, क्या ज़रूर आपकी एक नज़र होगी। तो अफ़गानिस्तान की तरफ भी से भी पाकिस्तान में कहा गया कि जी वहाँ से हमारे यहाँ हथियार आते हैं, वहाँ से हमारे यहाँ ड्रग्स आती हैं, जबकि गवर्नमेंट फिर हमने उनकी बनवाई तालिबान की। और इस वक्त जो हाल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह से टीटीपी वाले भी अटैक कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं पाकिस्तान में, ये क्यों चल नहीं पाती? और इनके, या इनको जानबूझ के फेल कराया जाता है ताकि फौज आ जाए दोबारा से? और ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे टीटीपी वाले हैं और अफगानिस्तान है, इस चीज को भी ना फौज कंट्रोल कर पा रही है और ना ही सिविलियन गवर्नमेंट। ये सिचुएशन आपके ख्याल से खुद क्रिएट की हुई है, या किसी और चीज पे से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, या वाकई में ये इतने कमजोर हो गए कि अब इनसे ये थोड़े से टीटीपी के लोग भी कंट्रोल नहीं हो रहे? देखिए, अफगानिस्तान की अगर आप तारीख देखें हम्म। तो 2001 में वहां तालिबान की सरकार अमरीकियों ने हटाई। तालिबान के जो नेता थे, अल-कायदा के जो थे, वो, उन्होंने पाकिस्तान में आके रिफ्यूज ली, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान रिपब्लिक बनी। अब पाकिस्तान के पास दो रास्ते थे। एक, कि उस रिपब्लिक को पूरी तरह स्टेबलाइज करें। उस स्टेबलाइजेशन में के लिए ये भी जरूरी था कि तालिबान के सर पे जो हाथ था उसको हटाएं। लेकिन पाकिस्तान ने ये चूज किया कि तालिबान को पनाह दें, तालिबान को सपोर्ट करें, तालिबान को अफगानिस्तान में एक फैक्टर रखें। फिर अफगानिस्तान की रिपब्लिकन सरकार से गलतियां हुई, अमरीकियों की गलतियां हुई, और 20 साल मैं समझता हूं पाकिस्तान ने एक बहुत ही सक्सेसफुली तालिबान इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया। और स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो एक प्रोफेशनली और स्ट्रेटेजिकली इट अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। जो ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान ने अपने लिए अफगानिस्तान में डिफाइन किए थे, वो 20 साल तक उस पर कायम रहे और फिर उसको अचीव। लेकिन वो अचीवमेंट एक जगह, ये तालिबान फिर आ गए। अब वो विक्ट्री का जो अंजाम है, उसका जो रिजल्ट है, उसको तो पाकिस्तानी को संभालना पड़ेगा। अब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की के रिमार्क्स मैंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सुने।
उन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान कि अफगानिस्तान इज बिकम एन अल्फाबेट सूप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वहां की जो इंटरिम सरकार है उसमें अगर विल है टू कॉम्बैट दिस तो उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड्स हैं इंटरिम सरकार से ऑन जेंडर इश्यूज, ऑन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ऑन टेररिज्म, इंटरिम गवर्नमेंट को ये उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए अफगानिस्तान। अब मेरा एक ही सवाल कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस काबुल में अगर आप देखें तो किसका हो सकता है? ये तो पाकिस्तान का हो सकता है। तालिबान से सबसे क्लोज रिश्ते, जो हम हिंदी में कहते हैं घनिष्ठ रिश्ते, वो किसके हैं? वो तो पाकिस्तान के। तो इन्फ्लुएंस अगर कोई तालिबान को कर सकता है तो पाकिस्तान कर सकता है। और अगर पाकिस्तान आज के दिन वो नहीं कर पा रहा तो फिर ये 20 साल का जो एफर्ट था, उस एफर्ट के क्या मायने थे? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी पॉलिसीज अपनाई जाती तो उन पॉलिसीज का प्रोफेशनली एंड गेम देखना पड़ता कि 20 कि अगर हम सक्सीड भी करें तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद हाउ विल वी हैंडल सक्सेस। दैट इज व्हाट अ प्रोफेशनल organization like an intelligence agency, a ministry of foreign affairs, a political executive and the establishment has to do to think through these things. और सवाल जो पाकिस्तान की आवाम को पूछना चाहिए, जो पाकिस्तान की मीडिया को अपनी हुक्मरान से पूछना चाहिए, वो ये कि आप डिड यू थिंक इट थ्रू। वो कहते हैं बिलावल साहब कहते हैं कि ये इमरान खान की गलती थी कि उनसे कॉम्प्रोमाइज किया अफगान तालिबान से और टीटीपी को वापस लाया। एस्टैब्लिशमेंट तो वही है। सो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई सरकार, जब कोई भी एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट थिंक थिंग्स थ्रू, it might succeed, it might win a battle, it doesn't win the war. And that is what I think now the people of Pakistan have to ask their establishment. लेकिन मुझे ये दिख नहीं रहा, क्योंकि the narrative which is जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान ने बहुत ही आवाम के दिल में बसा दी है, वो ये है कि हम ही हैं आपके रखवाले और भारत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन है और इससे हम आपको बचा सकते हैं। और जब तक अवाम पाकिस्तान की इस बुनियादी ये बुनियादी नैरेटिव पर सवाल नहीं उठाए और पूछेगी नहीं कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये है, तब तक आगे टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगी, लेकिन एक सस्टेन्ड ग्रोथ के पाथ पर पाकिस्तान का चलना मुझे मुश्किल। लेकिन सर पाकिस्तान में ये भी तो प्रॉब्लम है, अगर कोई सवाल उठाता है तो ये एजेंसी वाले उसी को उठा के ले जाते हैं, फिर वो कई दिन हमें मिलता नहीं है। ये प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। आपको कोई किस्म का चेंज सर मैं पूछना चाहूंगी लास्ट में नजर आ रहा है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के मीडिया में या किसी में, कि अब लोग बोलने लगे, पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं? देखिए आज के दिन डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज के दिन इंफॉर्मेशन रोकी नहीं जा सकती। आज कोई भी सरकार इंफॉर्मेशन फ्लोस को रोकने की कोशिश भी करे तो कहीं ना कहीं से वो निकल आती। देयर इज नो हाउ शुड आई पुट, देयर इज नो रूम अवेलेबल व्हिच कैन बी क्लोज कंप्लीटली। आज की दुनिया अलग है, इसलिए
अब इंफॉर्मेशन तो आएगी, इंफॉर्मेशन फ्लोज होंगे, और अब वो जमाना नहीं रहा। आपको शायद मालूम नहीं, आपके को इल्म है या नहीं है, एक जमाने में, और शायद आज भी हो, एक जमाने में ये रूल था पाकिस्तान की कस्टम्स का कि पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इंडिया कोट अनकोट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान में नहीं आ सकते, लेकिन पाबंदी लगी हुई थी कि पाकिस्तान के अखबार जो हैं वो इंडिया नहीं जा सकते। इसका लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन ये था। अब आज के दिन ये बेमाने हैं, क्योंकि इंटरनेट के टाइम जमाने में आप कितना भी कर ले, ये रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे, मेरा ये है मानना कि धीरे धीरे there will be a change, and I think the people of Pakistan will begin to ask the right question and start questioning the narratives. I don't see this happening easily. I don't see this happening early. But I do think that ये तो सवाल पूछे जाएंगे कि अफगानिस्तान में 20 साल आपने सपोर्ट किया तालिबान को, और आज के दिन मैंने पढ़ा कल या परसों अखबार में पढ़ा कि तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद नहीं किया, अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट ने बंद किया। बिल्कुल। तो ये सब जो है, ये तो for someone like me who's been seeing this for 25 years and more, so I क्योंकि सर हम find this डबल गेम भी very different. क्योंकि सर हम डबल गेम भी तो खेल रहे थे ना, हम अफगानिस्तान में तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे थे और साथ साथ अमेरिका से भी डॉलर पकड़ रहे थे। तो वो चीज कब तक छुपेगी? वो तो अब उन्हें समझ आ गया है कि क्या हो रहा था। शायद ये वजह हो, क्या वो हमें कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं? अब वहां मुझे लगता है अब कि अमेरिका से जो डॉलर आपकी हुकूमत ले रही थी वो अल-कायदा, इट वाज ऑन, ये कह के कि वी विल हेल्प यू इन कैचिंग द अल-कायदा। और जहां तक तालिबान के मेंबर्स थे, मुझे लगता है कि आज से 2002 में, 2003 में ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि तालिबान पर अमेरिका जो है उनकी एक्टिविटीज को नजरअंदाज करेगा पाकिस्तान में, और फोकस अल-कायदा पर है। बाद में तो हाँ, ये जरूर है कि भाई बरादर जैसे तालिबान लीडर को आपकी जेलों में कई साल बिताने पड़े। तो ये गेम काफी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स तरह से खेला गया है। लेकिन अंत में तो आपसे यही, आखिर में तो यही कहूंगा कि आई थिंक अब आप जैसे लोग और जो आवाम है, उनको बुनियादी सवाल अपनी हुकूमत से पूछने पड़े, तभी पाकिस्तान स्टेबलाइज होके रास्ते ठीक रास्ते पे जाएगा। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के नेबर्स भी चाहते बिल्कुल कि एक, because instability in a large country is troublesome for everyone as a general principle. बिल्कुल ऐसा ही है सर, और आप जैसे लोग भी मौजूद हैं और आपकी बातें जो हैं वो भी जाहिर है कि यहाँ पर लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो अब इंडियन टीवी चैनल तो सब कुछ देखा जाता है, और पाकिस्तान को समझना होगा। और अगर ठीक होना है तो जैसे मेडिसिन ली जाती है, कड़वी दवाई ली जाती है, इसी तरह से जो है वो कड़वी बातें भी सुननी होंगी, और जब भी कुछ बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Thank थैंक you यू, very थैंक much. यू सर, थैंक यू सर। Thank you.